पूरा कंप्लीट मैंने करवा रखा है। तो आप में से वे साथी जिन्होंने जियोग्राफी वॉलपेपर सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा, 84 वीडियो मेरे हैं जिसमें मैंने 2014 से 18 तक का पूरा वॉलपेपर जो सोल्यूशन है वो अच्छे से कवर करवाया। तो आशा करता हूँ कि सीरीज़ आपको ये भी अच्छे से पसंद आ रही होगी। तो समय समय पर कमेंट और लाइक आप ज़रूर करते रहें। लेकिन इससे पहले ज़रूरी सूचना कि MPPSC के लिए स्पेशल कोर्स हमारा अवेलेबल है। अगर आप इकोनॉमी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं एज ए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 1000 में पूरा अवेलेबल है। देन इसके अलावा पेपर थर्ड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 300 मार्क का 4000 अवेलेबल। देन इसके अलावा अगर आप मंथली चाहते हैं पूरा इकट्ठा पेमेंट ना करके तो 700 रुपये पर मंथ में आपको 65 वीडियो पर मंथ यहाँ पर मिल जाएंगे। देन इसके अलावा हिस्ट्री और जियोग्राफी भी पूरा कंप्लीट है, आप चाहें तो इसे भी यहाँ पर 1000 ओनली में अवेल कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। लौटते हम यहाँ पर प्रश्न की तरफ, और प्रश्न पूछा गया था कि भारत में निजीकरण के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। हालांकि प्रश्न चाहे 2014 में पूछा हो और इसको 6 साल हो चुके हों, लेकिन फिर भी भारत में अभी निजीकरण अपने आप में चरम अवस्था में है। इसको लेकर बहुत सारा विरोध भी हो रहा है। तो हमें यहाँ पर यह दर्शाना है कि निजीकरण के दोनों पक्ष रखने हैं। जब बात आती है विवेचना की, विवेचना मतलब होता है कि उसका आलोचनात्मक तथा उसका पक्ष दोनों आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करने रहेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे भूमिका में लिखेंगे कि निजीकरण से आशय वे क्षेत्र जिसमें केवल सार्वजनिक कंपनियां संचालित हो उसमें निजी कंपनियों का प्रवेश या सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में बेचना। तो निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, अगर LPG आप पढ़ेंगे वहाँ पर आता है सेकंड नंबर का प्राइवेटाइजेशन। सिंपल सा ये कहें कि सरकार के स्वामित्व से कंपनियों का बाहर हो जाना निजीकरण कहलाता है। दो प्रकार से निजीकरण होता है, एक तो विनिवेश होता है और दूसरा यहाँ पर होता है पूरा का पूरा बेच देना। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में निजीकरण का क्या क्षेत्र या स्कोप क्या है, इसे भी हम एज इंग्लिश में कहा जा सकता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भारत में निजीकरण क्षेत्र, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया उसी पर आते हैं सीधा। तो प्राचीन काल से ही इसके प्रमाण है कि सरकार का व्यापार एवं व्यवसाय में हस्तक्षेप न्यून हो। ऐसे में वर्तमान भारत जहाँ सार्वजनिक कंपनियां घाटे से जूझ गुणवत्ता रहित उत्पाद प्रदान कर बोझ बने, तब निजीकरण उचित है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनेगी, कार्यकुशलता के साथ सरकार का एक निश्चित आय प्राप्त होगी। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी जाते हैं तो वहाँ पर राज्य कभी भी जो वहाँ की व्यापारी तुलना में हस्तक्षेप नहीं करता था। चाहे भारत में मुगल आए हो, चाहे अंग्रेजों ने खिलाफ फिलहाल किया था, लेकिन मुगल आए, मुगल से पहले भारत में जितने भी आक्रमण हुए हो, या चाहे किसी भी क्षेत्र में भारत का ही कोई राजा किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो व्यापारियों को उसमें कभी नुकसान नहीं होता था। व्यापारी या गाँव वाले लोग अपने काम से काम रखते थे, बस क्षेत्र होता था कि किसी राजा के आस में आता था, किसी के हाथ से चला जाता था। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का हमने ये एक तरीके से पक्ष वाला पॉइंट रखा है कि भारत में अगर सरकारी कंपनियां घाटे से जूझ रही है, ऐसे में प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा सा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर हम सेकेंड पैराग्राफ में इसी चीज़ को उल्टे रूप में प्रस्तुत करेंगे, किंतु निजीकरण भारत में मात्र राजस्व घाटे को पूरा करने हेतु किया जा रहा है, न कि क्षेत्र विशेष की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु। देखिए, एक्चुअल में ऐसा है कि निजीकरण इसलिए किया जाता है ताकि कंपटीशन बढ़ सके, और दूसरा जैसे कि अगर मान लेते हैं कि आप ONGC कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं या BSNL का करें तो समझ में आता है कि उसका प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, वो कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन दूसरा ये कि अगर BSNL के कुछ शेयर बिकते हैं तो उसके पैसे को सरकार को अपना राजस्व नहीं भरना चाहिए, बल्कि उसी पैसे का उपयोग BSNL को आगे सुधारने में करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में क्या है, सरकार हर साल विनिवेश करती है। विनिवेश से मतलब होता है कि उस कंपनी के कुछ हिस्से को बेचती है, जिससे उससे फिक्स इनकम होती है और अपना राजस्व घाटा जो है उसे कवर करती है, जो पूरी तरीके से गलत है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो एक्चुअल में उस कंपनी की भलाई के लिए किया जाता है, ताकि उसको बेचकर जो पैसा है उसी पैसे से उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके। साथ ही भारत एक विकासशील राज्य है जहाँ निजीकरण उच्च वर्ग का ही भला करेगा, सामाजिक व्यय कम होगा, जिससे समस्याएं जटिल होगी। देखिए, निजीकरण एक्चुअल में पूंजीवादिता को दर्शाता है, और भारत अभी उस कंडीशन में है नहीं कि वो पूंजीवाद को अपना सके। पूंजीवाद को अपनाने के लिए उस देश के बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी मात्रा में धन होना चाहिए, जो भारत में दिखता नहीं है। भारत एक विकासशील है, तो ऐसे में भारत में क्या डिमांड ज़रूरी है। डिमांड ज़रूरी होने के लिए भारत के लोगों के जेबों में चाहिए पैसा। अगर भारत सरकार घाटे खाकर को कंपनियां चला भी रही है तो उसे घाटा खाना पड़ेगा, क्योंकि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। अगर आप इस खुद चीज़ को देखेंगे तो आने वाले टाइम में जब प्राइवेटाइजेशन होगा, सब चीज़ें ठेकेदारी में चली जाएगी, नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो लोगों को फिर जो प्राइवेट सेक्टर होगा बहुत ही कम पैसा देगा, लोगों के जेब में पैसा आएगा नहीं, काम बहुत होगा। आप ये देखेंगे कि GDP बहुत ग्रो कर रही है, आपको दिखेगा कि हमारी GDP हो सकता है 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर पर चले जाए, लेकिन भारत में एक वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा और एक वर्ग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाएगा।
सो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर समझाने में सफल रहा हूँ कि आंसर को आप किस टाइम में लिखना है। अगर विवेचना पूछी जाए तो आपको विवेचन करना है, हर चीज़ का आपको प्लस और माइनस पॉइंट दोनों आना चाहिए। अगर आप बीजेपी का सपोर्ट भी कर सकते हैं तो कांग्रेस की सपोर्ट करने की भी कुछ वजह होनी चाहिए और दोनों पार्टियों की बुराई करने की वजह होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो फिर आपका आंसर राइटिंग भी अच्छे से हो पाएगा। सो साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक्स अ लॉट।